आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम पढ़ने वाले हैं यूरोपियों का आगमन। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे यूरोपीय भारत आए, आखिर उनका रीजंस क्या था। आपने टॉपिक पहले भी कई बार पढ़ा होगा, भारत में यूरोपीय आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाल आए, डेनिश आए, डच आए, फ्रांसीसी आए। आखिर उनकी मंशाएं क्या थी, रीजंस क्या था। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इसी सब चीजों को और बात करते हैं इन सब पर। आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये मैप है रोमन साम्राज्य का। अब आप कहोगे मैम रोमन साम्राज्य क्यों? यूरोपीय पढ़ना है ना, भारत में यूरोपीय आए, रोमन साम्राज्य पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप इससे इसको रिलेट कर पाएंगे कि आखिर जो यूरोपीय थे वो भारत आए क्यों। तो ये जो रोमन एम्पायर है ये उस टाइम दो पार्ट में डिवाइड था, पूर्वी और पश्चिमी। अब होता क्या है, 477 एडी में एक घटना होती है पश्चिमी रोमन साम्राज्य के साथ। जो जर्मन लोग थे वो इस पर आक्रमण कर देते हैं और इसका जो है पतन हो जाता है, जर्मन लोग अपना अधिकार कर लेते हैं। जो 477 एडी में जर्मन लोग अपना अधिकार कर लेते। अब पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर तो जर्मन लोगों ने अपना अधिकार कर लिया। अब धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। अब 1000 साल बाद एक हजार साल बाद अब एक हजार साल बाद क्या होता है, 1453 ईस्वी में एक घटना घटी। आइए अब इस घटना को जानते हैं, समझते हैं। 1453 में एक घटना हुई, जो हमारा पूर्वी रोमन एम्पायर था उस पर तुर्क जो ऑटोमन साम्राज्य था उसने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो जो हमारा पूर्वी रोमन साम्राज्य था वो कमजोर पड़ गया और जो तुर्क ऑटोमन साम्राज्य था उसने इस पर अपना अधिकार कर लिया। अब बात आती है कि इसका जो यूरोपीय भारत है उससे क्या कनेक्शन है। ये जो 1453 की जो घटना है ये विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आइए इसको समझते हैं, आखिर 1453 में हुआ क्या था, आखिर इसके रीजंस के परिणाम क्या निकले। हमने भी पढ़ा कि यहाँ रोमन साम्राज्य था जो दो पार्ट में डिवाइड था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी रोमन साम्राज्य पहले ही जर्मन लोगों के कब्जे में आ गए 1000 साल बाद। पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो जर्मन लोगों के अधिकार में आ गया और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था वो हमारा ऑटोमन तुर्क साम्राज्य ने कर दिया। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब बात आती है कि मैम यूरोपीय क्यों आए थे भारत। ये आपको दिखाई दे रहा है यूरोप। अब जो यूरोप के जो लोग थे वो एशिया के साथ व्यापार करते थे। आपने पहले भी जब इन मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा है, एंशिएंट पढ़ा है कि व्यापार की जो प्रक्रिया है वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इस टाइम पर जो अरब लोग थे वो भी यहाँ व्यापार कर रहे थे। अब बात आती है कि जब पूर्वी रोमन साम्राज्य पर ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का कब्जा हो गया तो अब इनका जो व्यापार करने का जो रास्ता था वो बंद हो गया। क्यों? कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था पूर्व और एशिया के बीच एक कड़ी का काम करता था व्यापार के लिए। अब जो यूरोपीय थे वो व्यापार करने के लिए रास्ते की खोज शुरू कर दी क्योंकि उन्होंने अपना व्यापार करना था। अब उन्होंने क्या किया, अब जो उन्होंने व्यापार करना शुरू किया वो रास्ता कुछ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि इधर से तो वो जा नहीं सकते और जो हमारा जो जमीनी रास्ता था उस पर उस टाइम अरबी लोगों का कब्जा था। वो लोग उधर से ना व्यापार करते तो वो यूरोपियों को आने नहीं दे सकते थे। अब बात आती है कि मैम जो 1453 की जो घटना हुई थी उसके रीजंस क्या निकले, आखिर वो क्यों पढ़ी हमने। अब हम यहां पढ़ते हैं 1453। की घटना के परिणाम। अब इसके परिणाम क्या निकले, अभी हमने पीछे पढ़ा। अब आप ये देखिए, जब ऑटोमन तुर्क साम्राज्य ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया
तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ कुछ विद्वान, कुछ दार्शनिक, कुछ आर्टिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए पश्चिमी रोमन साम्राज्य में। अब जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य में भी एक देश था इटली, वे लोग इटली में शिफ्ट किए। अब इटली इतना समृद्ध देश था, वहां के जो व्यापारी और जो लोग थे वे बहुत ज्यादा डेवलप थे। क्यों? क्योंकि जो हमारा सागर है, भूमध्य सागर, वो उसके बीचों बीच स्थित था। और आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उस टाइम जो व्यापार था वो रास्तों के अकॉर्डिंग कम, उस टाइम पर ये समुद्री मार्गों से ज्यादा करती थी। अब बात आती है कि जो ये दार्शनिक वगैरह थे शिफ्ट हुए, इनको इटली वालों ने शरण दी। अब उस टाइम इन दार्शनिकों ने क्या किया, एक नई चीज का उदय किया। इन्होंने एक पुनर्जागरण की अवधारणा दी। अब आप कहोगे मैम पुनर्जागरण क्या? पुनर्जागरण आप समझ सकते हो, दोबारा फिर से जागना। आप सो गए थे, आप जाग गए। पुनर्जागरण जैसे आपने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ी, जैसे जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है तो कुछ समय के लिए वहां डेवलपमेंट बंद हो जाता है, सब चीजें शांत हो जाती है। लेकिन जैसे ही यूरोपियों का आगमन होता है तो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो सेम वही है कि मध्यकाल में जैसे हम जागे हुए थे, जैसे ही हम आधुनिक भारत में आए तो हम जाग गए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। जो कुछ टाइम के लिए बंद हो गए थे वो डेवलपमेंट शुरू हो गए। तो सेम वही है कि इन्होंने एक अवधारणा दी, पुनर्जागरण। अब जब पुनर्जागरण शुरू हुआ, अब नई नई चीजें जब डेवलपमेंट होगा, बड़े बड़े दार्शनिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया, जो प्रथाएं थी, उनको जो गलत चीजें लगती थी उसके ऊपर उन्होंने तर्क करना शुरू कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल ले लो, हम 2-4 कोई व्यक्ति बैठ जाएं और आपस में डिस्कशन करने लगे और उनको आपस में कहीं भी एक दूसरे की बात समझ में नहीं आए, बात पसंद ही नहीं आए, वो उस पर तर्क वितर्क करने लगेंगे। सेम वैसे ये आप क्या करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे। और इसका जो परिणाम निकला 1453 की घटना का, नए नए मार्गों की खोज शुरू हो गई। जैसे भौगोलिक खोजों की शुरुआत, सेकंड आता है हमारा पुनर्जागरण। इसी बीच एक और आता है प्रबोधन। अब जब पुनर्जागरण शुरू हो गया, लोग तर्क वितर्क करने लगे, गलत चीजों पर ऑब्जेक्शन उठाने लगे, आवाज उठाने लगे। आज हम ही हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप समझ जाए। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, या मुझे कोई चीज अच्छी पसंद नहीं आ रही और मुझे लग रहा है कि वो चीज गलत है, तो आप क्या करोगे, उस पर तर्क वितर्क करोगे, ऑब्जेक्शन उठाओगे। आप अभी कोई रिसेंटली कोई न्यूज चल रही हो, कोई हंगामा हो जाए, या कोई आपको न्यूज में कुछ ऐसा बोल दिया जाए, या कहीं हड़ताल चल रही हो और कोई कॉलेज वगैरह में कोई ऐसी कोई घटना हो जाए जिस पर आप तर्क वितर्क कर सको, तो सेम वैसे ही जो चीज आपको पसंद नहीं आती वो तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। और इसी वजह से यहाँ इसका जो रिजल्ट निकला वो धार्मिक सुधार भी होने लगे। इसका जो परिणाम निकला वो था धार्मिक सुधार। ठीक है बच्चा, समझ में आए? जो 1453 की जो घटना थी उसका जो परिणाम निकला, भौगोलिक खोजें शुरू हो गई, पुनर्जागरण होना शुरू हो गया। और ये आप जो पुनर्जागरण जो शुरू हुआ था वो बेसिकली इटली से हुआ था। अब आप कहोगे मैम इटली से ही क्यों? क्योंकि इटली एक समृद्ध देश था। जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो जो रोमन साम्राज्य में जो लोग थे, जो दार्शनिक थे, वो इटली आए। और इटली के लोग पहले से ही व्यापार और डेवलपमेंट था, उसमें व्यापार कर रहे थे पहले से, वो बहुत ज्यादा समृद्ध थे, वहां के लोग भी और व्यापारी भी। तो इन्होंने क्या किया, उनको शरण दी और इन्होंने जैसे जैसे क्या अपना डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। अब जब डेवलपमेंट शुरू हुआ तो कुछ गलत चीजें भी होंगी। जब डेवलपमेंट होता है कुछ अच्छी भी होती है चीजें, कुछ बुरी भी होती है। तो जो गलत चीजें प्रति इन लोगों ने क्या किया, तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। अब बात आते हम कि हमें पढ़ना जो मेन है वो पढ़ना है भौगोलिक खोज। जो भौगोलिक खोज है
भौगोलिक खोजों में भी कई कारण हुए। भौगोलिक खोज का एक रीजन हो सकता है 1453 की घटना। एक और रीजन है, एक रीजन है शासकों का प्रोत्साहन। भौगोलिक खोजों को उस टाइम पर जो शासकों का प्रोत्साहन दिया जा रहा था, इसका जो देश थे, एक था स्पेन और एक पुर्तगाल। जो मेन देश थे भौगोलिक खोज के, वो था पुर्तगाल और एक था स्पेन। ये लोग बहुत ज्यादा चालाक थे, मतलब डेवलपमेंट में इनका बहुत ज्यादा दिमाग चलता था। अब होता है ना, आप स्कूल में पढ़ते हो, आपकी क्लास में कोई ना कोई एक बच्चा होगा ऐसा शैतानियां करने वाला, जिसका दिमाग बहुत खुराफाती होगा। सेम वही, ये लोग जो ना डेवलपमेंट में बहुत आगे थे। इनको बस चुल थी कि हमें तो रास्तों की खोज करनी है, क्योंकि यूरोप के लोग व्यापार नहीं कर पा रहे थे जब रोमन साम्राज्य पर कब्जा हो गया था, ऑटोमन तुर्क था। तो अब बात आती है ये, जैसे कि मैंने आपको मैप समझाया कि जो यूरोप के लोग थे नए नए रास्तों की खोज कर रहे थे। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो यूरोप का जो पहला व्यक्ति था वो था मार्को पोलो, जिसने चीन की यात्रा की। जब ये चीन की यात्रा करके वापस आया तो इसने अपनी जो बुक लिखी उसमें बताया कि जो एशिया के लोग हैं, जो भारत है, बहुत ज्यादा समृद्ध है। वहाँ बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जिससे हम अपने यहाँ लाकर व्यापार कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। अब यूरोपीय तो तलाश में थे, अब उन्हें बात समझ में आ गई। सबसे पहले जो व्यक्ति भेजते हैं वो भेजता पुर्तगाल। पुर्तगाल का एक व्यक्ति था, राजा ही मान लेते हैं, क्योंकि उस जो नेविगेटर थे उसकी उपाधि थी हेनरी द नेविगेटर। वो व्यक्ति आते हैं और वो व्यक्ति जो चले यूरोप से, वो अफ्रीका के तट के उन्होंने कई चक्कर लगाए। अफ्रीका के तट के उन्होंने कई चक्कर लगाए और इन भैया जी ने क्या किया, अफ्रीका के तट का एक मैप तैयार कर दिया। अब जब इन्होंने मैप तैयार किया, ये भाई साहब भारत तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन इन्होंने मैप तैयार किया। और जो दूसरे व्यक्ति आते हैं हमारे बॉर्थोलोम्यू जब आते हैं, सेकंड व्यक्ति पुर्तगाल का, इनसे मोटिवेट होकर वो आकर यहां रुक जाते हैं, केप ऑफ गुड होप। अब जब वो यहां आकर रुक जाते हैं, वो भी भारत की खोज नहीं कर पाए। उनका जो जहाज था वो यहीं आकर रुक गया। अब इनसे ज्यादा और ज्यादा प्रेरित होकर एक व्यक्ति आते हैं, वास्को डी गामा। अब जो वास्को डी गामा थे वो चले, वास्को डी गामा जब चले, यहां से जाकर वो पहुंच गए कालीगढ़। वास्को डी गामा भैया को मिल गया भारत। मिला तो नहीं था, खोजा नहीं था, लेकिन उन जिस शिप से वो जा रहे थे वो वहां जाकर रुक गया। इसलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या भारत की खोज वास्को डी गामा ने की? क्या इससे पहले भारत नहीं था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि भारत पहले नहीं था, वास्को डी गामा द्वारा ही भारत की खोज की गई? नहीं, भारत पहले भी था, लेकिन जो वास्को डी गामा थे वो पहले ऐसे यूरोपीय थे जिन्होंने समुद्री मार्ग के रास्ते भारत की खोज की। क्यों? क्योंकि भारत से व्यापार अरबी लोग भी पहले से कर रहे थे, लेकिन जो समुद्री मार्ग द्वारा रास्ता खोजा गया वो पहले व्यक्ति वास्को डी गामा थे। समझ में आया बच्चों? अब वास्को डी गामा भैया पहुंच जाते हैं कालीगढ़। अब कालीगढ़ पर एक इन्हें व्यक्ति मिलता है, जमोरिन। जमोरिन जो व्यक्ति थे, जमोरिन उनकी उपाधि थी। वो जब इनको देखते हैं कि कोई नया व्यक्ति आया है, अच्छे से सूट बूट पहन के आया है, वो इनका अच्छे स्वागत करते हैं, बहुत बढ़िया। अब जमोरिन इनको घुमाते हैं, फिराते हैं, अपने यहाँ बताते हैं। तो ये लोग जब व्यापार करने की, वास्को डी गामा जो आया था वो व्यापार करने के उद्देश्य से ही तो आया था, क्योंकि ये लोग व्यापार नहीं कर पा रहे थे जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था और ऑटोमन तुर्क आ गए थे वहां। अब
ये वहां से जब वापस आते हैं तो वहां से बहुत सारे मिर्च मसाले सब भर के लाते हैं। अब यहीं आपको हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि आप दिल्ली से मुंबई जाओ, अब दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ट्रेनें भी बंद है, बस भी बंद है और कोई रास्ता नहीं, तो आप कैसे जाओगे? और आपको जाना जरूर है भाई, क्योंकि आपको ताज होटल जो देखना है। तो आप मुझे बताइए जाओगे कैसे? सेम वैसे ही जो यूरोपीय लोग थे, अरबों तो रास्ता बंद कर, अरबों द्वारा तो जो हमारा लैंड रोड था उस पर उनका कब्जा था, लेकिन इनको व्यापार करना था। जो वास्को डी गामा थे वो इसीलिए निकले थे क्योंकि इन्होंने एक नया रास्ता खोजा, क्योंकि इससे पहले कई व्यक्ति आ चुके थे, लेकिन ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्री रास्ते भारत की खोज की और वहां से व्यापार करने का रास्ता निकाल लिया। तो चलिए आइए समझते हैं। जब इन व्यक्ति ने खोज की और कालीकट पहुंच गए और इनका स्वागत किया, और जब ये वापस आए तो वहां से जो मिर्च मसाले, क्योंकि यूरोप में इनकी बहुत डिमांड थी कि जब ये आए, जो वहां के जो भारत के जो मिर्च मसाले थे वे कितने टाइम भी रख देते थे लेकिन खराब नहीं होता था। लेकिन जब ये वास्को डी गामा भैया हमारे वापिस आते हैं और वापिस आकर पहुंचते हैं, आप देख रहे हो कि कितना लंबा रूट तैयार किया और हमारी यहाँ की जो चीजें थी वो लेके गए, वो खराब नहीं हुई। और जबकि उन्होंने वहां जब वो जाकर बेची तो उन्हें 60 गुना मुनाफा हुआ। अब आप समझ सकते हो, आप फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जॉब करनी हो या कोई व्यापार करना हो, तो आप क्या करोगे? वहीं तो जाओगे जहां आपको मुनाफा मिलेगा। सेम वैसे ही जब इनको पता चला कि मुझे 60 गुना मुनाफा हुआ, ये पुर्तगाल वालों को पता चलता है, तो ये भैया क्या करते हैं, बताते हैं और पुर्तगाल से एक पूरा जलबेड़ा फिर भर के वापस भारत आता है। अब क्या होता है, जो यूरोपीय थे वो तो आने शुरू हो गए। अब वास्को डी गामा फिर से दोबारा आते हैं। अब इनकी जो है लाइन शुरू हो गई कि कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। ये आप देख सकते हो वास्को डी गामा भैया, जिनसे हमारे जमोरिन इम्प्रेस हो गए थे बहुत ज्यादा कि इनको अपने भारत घुमाते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने जाकर वहां मुनाफा कमाया, हमारे से चीज ले गए। ये आप पिक्चर्स देख सकते हो कितने ही सुंदर है। 15वीं-16वीं शताब्दी के यूरोप में खोज के युग ने वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ता को कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद भारत के लिए समुद्री मार्गों की तलाश करते हुए देखा। मसालों की वस्तुओं की मांग और ऑटोमन अरब बिचौलियों के लिए, जैसा हमने अभी पीछे स्लाइड में पढ़ा, इसमें भी सेम वही बताया गया है कि वस्त्रों की मांग थी और ऑटोमन जो साम्राज्य था उसने कब्जा कर लिया, और अरबों का भी जो जमीनी रास्ता था उस पर उनका कब्जा था। तो यूरोपीय व्यापार नहीं कर पा रहे थे और ये जो थे नए रास्तों की खोज में निकल गए, जिसकी वजह से वास्को डी गामा ने खोज की और ये भारत में आना जाना इनका शुरू हो गया। अभी हमने जब पीछे पढ़ा, पुर्तगाल के पास एक हमारा हमने जब बताया था कि भौगोलिक खोज में 2 देश आ गए थे, स्पेनिश भी थे, सॉरी स्पेन। अब जब स्पेन आए, अब आप फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोसी है, आपके पड़ोसी वाला अभी कोई एग्जाम क्लियर कर ले, आपके मम्मी पापा भी आपको टोन मारेंगे, कुछ सीख ले उससे, एग्जाम पास कर दिया उसने। अब आपके भी दिमाग में आई थी बहुत तेज है ये, मुझे भी एग्जाम निकालना है। सेम वैसे ही जब स्पेन को पता चला, पुर्तगाली ने रास्ते ढूंढने शुरू कर दिया और पुर्तगाली पहुंच गए, तो स्पेन वाले बोलते हैं, स्पेन का राजा बोलता है कुछ सीखो। पुर्तगाल वाले कितने आ गए, नए नए रास्ते खोजे। तो स्पेन भी अपने एक व्यक्ति को भेजता है जिसका नाम था कोलंबस, जो हम पढ़ते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस भैया भी गए, लेकिन कोलंबस भैया क्या होते हैं, वो पहुंच जाते हैं, जब कोलंबस स्पेन से निकलते हैं तो वो पहुंच जाते हैं यहाँ, जो कोलंबस थे वो पहुंचते हैं अमेरिका। अब कोलंबस भैया बहुत खुश है कि मैं तो भारत पहुंच गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो पहुंच अमेरिका गया। अब आप इस बात को समझ सकते हो कि जब कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो इसने वहां के लोगों को इंडियंस कहा, क्योंकि ये भैया अपने ही मगन में मस्त थे कि मैंने तो भारत की खोज कर ली, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये भारत नहीं अमेरिका पहुंच गए। तो अमेरिका की जो खोज थी वो कोलंबस द्वारा की गई, और जो हमारे वास्को डी गामा आए थे उन्होंने भारत
समुद्री रास्ते के द्वारा भारत की खोज की, समुद्री नए रास्ते की खोज की 1498 में। अब बात आते हैं कि यूरोपीय लोग भारत आए क्यों थे। ऑब्वियसली उनको व्यापार करना था उस टाइम, क्योंकि वो व्यापार नहीं कर पाए थे, नई नई रास्तों की खोज कर रहे थे। और जब मार्को पोलो गया था तो उसने अपनी बुक्स में यात्रा वृत्तांत में बताया था कि भारत बहुत ज़्यादा समृद्ध है, वहाँ की जो चीज़ें, जो मसाले और जो चाय कॉफ़ी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि उस टाइम पर जो भारत था बहुत ज़्यादा समृद्ध देश था। तो ये लोग जो आए थे, भारतीय सामान, मसाले, रेशम, कपास, सूती वस्त्र यूरोप में अत्यधिक मूल्यवान थे और पारंपरिक ओवरलैंड मार्गों पर एक अधिकार था, जैसे वेनिस, जेनोआ। तो ये क्या करना चाहते थे, जो अरब थे और जो वेनिस लोग थे, उनका व्यापार भी वहां से खत्म करना चाहते थे और अपने व्यापार पर शुरू करना चाहते थे, मतलब एक अधिकार स्थापित करना चाहते थे। तो इसलिए सीधे समुद्री मार्ग के लिए अभियानों को वित्त पोषित किया। धार्मिक, जैसे कि हमने पढ़ा था कि पुनर्जागरण हुआ, जो ऑटोमन तुर्क साम्राज्य था वो ईसाई धर्म को, इस्लाम धर्म को मानते थे। इस्लाम धर्म जो बढ़ता चला गया और उन्होंने कहा कि हम पुणे में इस्लाम धर्म को फैलाएंगे। तो इनका जो दूसरा रीजन था वो इस्लाम को फैलाना, इस्लाम धर्म। अब बात करते हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन। पुर्तगालियों में पहले आया कौन? पुर्तगाली भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे 1498 में वास्को डी गामा, जो कालीकट के मालाबार तट पर पहुंचे और इसने अफ्रीका के 4 और कैप ऑफ फूड के बाहर से भारत के लिए सभी समुद्र मार्गों को खोल दिया। इसके बाद यूरोपीय लोग चरणों में पहुंचे, पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेजी, फिर डच, फिर फ्रेंच, ऐसे धीरे धीरे फिर आने शुरू हो गए। और कैसे इन्होंने धीरे धीरे आकर भारत की राजनीति में भी अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। पुर्तगाल की भारत यात्रा के कारण पुर्तगाली भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोजने के लिए परंपरा जुड़ी। उनके जो रीजन्स थे आने के, वो यही थे, मेन रीजन था उनका व्यापार करना। लेकिन जैसे जैसे वो इन्वॉल्व होते चले गए भारत की राजनीति में भी, कैसे उन्होंने भारत पर शासन किया, कैसे अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, ये आप धीरे धीरे आगे समझोगे। बाईपास, वेनिस का एक अधिकार, भारतीय मसालों, क्योंकि उस टाइम पर अरब भी थे, वेनिस भी थे जो व्यापार करते। तो ये लोग क्या कर, जब इनको पता चला तो ये लोग उनका व्यापार भी नष्ट करना चाहते थे। और इसी बीच अरब और पुर्तगालियों के बीच एक झड़प भी होती है। भू राजनीति और आर्थिक, 1453 में ऑटोमन तुर्क द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय ने पारंपरिक भूमि मार्ग को बाधित कर दिया और यूरोपीय शक्तियों को विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित कर दिया। क्योंकि जब कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का कब्जा हो गया था तो इन्होंने तो इसी वजह से यूरोपीय लोगों ने नए नए रास्तों की खोज करनी शुरू कर दी। धन और ईसाई धर्म को, ये भी उनका एक था। पुर्तगाल भारत के अपार संपत्ति से बहुत ज्यादा आकर्षित थे और अपने जो धर्म को भी फैलाना चाहते थे। अब बात करते हैं कि भारत, हमने ये पढ़ लिया कि भारत की खोज किसने की, 1498 पुर्तगाल लिया है। अब जब खोज होनी शुरू हुई तो पुर्तगाल के एक राजा थे, अब उनके दिमाग में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें वहां अपनी कोई फैक्ट्री बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारा पर्टिकुलरली व्यापार जारी रहे। अब ये भेजते हैं एक व्यक्ति को, कि अपना एक गवर्नर भेजा इन्होंने, फ्रांसिस डी अल्मीडा। अब इनको इन्होंने एक आदेश दिया कि जाओ, तुम जाओ हिंद महासागर पर अपना कब्जा कर लो। अब ये भैया जो थे आ गए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पॉलिसी लेके आए, ब्लू वाटर पॉलिसी, कि इनके जो सरकार थी उन्होंने इनको ऑर्डर दिया था, इन्होंने फॉलो करना थी वो सारी चीजें, कि तुम्हें हिंद महासागर पर अधिकार जमाना है, जो अरबों का जो व्यापार है ना उसको खत्म करना है, क्योंकि हमें मुनाफा कमाना है इस चीज से। तो ये ने जब आए तो हिंद महासागर में पुर्तगाली साम्राज्य द्वारा जारी किया गया एक नौसैनिक व्यापारी लाइसेंस या पास था, इसका नाम पुर्तगाली सब कार्टेज से निकला था। क्यों? क्योंकि इन्होंने कार्टेज प्रणाली भी ले आए थे। कार्टेज प्रणाली जो इन जो एक लाइसेंस होता था, जो गैर पुर्तगाली के जो जहाज थे वो बिना लाइसेंस के हिंद महासागर से नहीं गुजर सकते थे। और उस टाइम जो मुगल भी थे हमारे यहाँ, मुगलों का भी शासन था, मुगलों में थे हमारे अकबर। तो ये जो ये एक नई प्रणाली लाए थे, एक नई अपनी योजना लेकर आए थे, रणनीति लेके आए थे, उस चीज से इन्होंने जो अकबर थी ना, अकबर को भी पर भी लागू किया। उनका भी जो जहाज था
उसको भी जाने नहीं दिया। आप देख सकते हो कि कितने चालाक थे कि व्यापार करने के नजरिए से आए। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जैसे आप छोटे व्यापारी हुए, दुकानदार के पास जाते हो और उसके पास रहकर व्यापार करने लगते हो, तो धीरे धीरे वो दुकानदार, अगर उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है तो वो जो हम व्यापार करने गए थे उसके पास, वो हमारे ही व्यापार को नष्ट करने लगता है। तो सेम वही है कि जैसे जैसे ये अपनी भारत में आए और अपनी इन्होंने भारतीय को पट्टी पढ़ाई कि हाँ हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे, कि हम तुम्हें ये चीज देंगे। अब भारतीय लोग थे बहुत सीधे साधे, भारतीय लोग तो सीधे साधे थे। अब उन्हें लगा कि अच्छे सूट वूट पहन के आए हैं तो अच्छे ही होंगे, बढ़िया ही होंगे, कि हमें जो राय देंगे सब अच्छी ही होगी। अब इन्होंने धीरे धीरे राजनीति में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया और ये वहीं पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। अल्फांसो, इसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क हमारे। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं। अब आप कहोगे मैम जब एक गवर्नर आ गया था दूसरे आने की जरूरत क्या थी? क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट है, इनको आदेश दिया था, इनकी सरकार ने आदेश दिया था कि जाओ हिंद महासागर पर कब्जा करो। वो अल्मीरा जो थे कर नहीं पाए उस काम को। अब सरकार ने कहा बेकार आदमी है ये, इससे अच्छा तो हम किसी और को भेजते हैं, भेज दिया। तो ये आते हमारे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ही वो व्यक्ति था, पुर्तगाली पहला व्यक्ति जिसने वास्तविक रूप से अपनी सत्ता स्थापित की भारत में। फ्रांसिस डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया और इसे अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। अब इन भैया ने भी एक पॉलिसी लागू कर दी, पॉलिसी नहीं थी लेकिन एक शुरू कर दी एक चीज कि भारतीय स्त्रियों से ना वैवाहिक संबंध बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि इनको अपनी फैक्ट्री लगानी थी। क्योंकि जो अल्मीरा थे वो तो पूरा नहीं कर पाए थे। इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में आया कि भारत से क्यों ना शादी कर ली जाए, कि जब वो शादी कर लेंगे तो ऑब्वियसली उन्हें रहने के लिए कोई मना नहीं करेगा और फैक्ट्री भी लगा ली जाएगी। तो ये काफी दिमागदार थे। इन्होंने क्या किया, भारत से शादी करनी शुरू कर दी और कोचीन दमन द्वीप में भी स्थापित, और इन्होंने अपने किले स्थापित किए और कुछ संधियां भी की। गोवा पर कब्जा किया 1510 में, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जब्त कर लिया और पुर्तगाली भारत के लिए प्रशासनिक और सैन्य मुख्यालय के रूप में स्थापित किया। सामरिक नियंत्रण भी शुरू कर दिए थे, उन्हें व्यापार मार्ग को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। फारस की खाड़ी में हॉर्मुज और दक्षिण पूर्व एशिया पर भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। जो अरबी लोग व्यापार करते थे फारस की खाड़ी से, उनके जो एकाधिकार था उनको भी इन्होंने समाप्त कर दिया। अब आप बात, पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति, तोपखाने, इन सब का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब बात आती है कि इनकी पॉलिसी क्या थी, इनकी पावर और पॉलिसी क्या थी। पुर्तगाली नौसैनिक और तोपखानों का इस्तेमाल किया। पुर्तगाली काफी डेवलप थे, काफी दिमागदार थे, काफी शार्प दिमाग के थे। तो इन्होंने क्या, भारतीय शासकों के साथ बलपूर्वक कूटनीतिक भी चालें चली। कूटनीतिक में जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने भारतीय स्त्रियों से शादी कर ली और जो नहीं मानते थे इस्लाम धर्म को भी फैलाया, इस्लामिक धर्म भी फैलाया, तो बलपूर्वक काम लिया। इन्होंने क्या किया, आक्रमण करने शुरू कर दिए, लड़ाई झगड़े ये सब शुरू किया। मिशनरी गतिविधियां, चर्च रूपांतरण किया। आज आप भी फॉर एग्जाम्पल आप आज भी गोवा में देख सकते हैं कि वहां पे चर्च बने हुए, वो चर्च और मिशनरीज ये सब किसकी देन थी, ये पुर्तगालियों की देन थी। अब आपने पढ़ा होगा, आपने पहले भी मॉडर्न हिस्ट्री कई बार पढ़ी होगी, जो सबसे पहले हमारे देश में आने वाले यूरोपीय भी पुर्तगाल थे और सबसे लास्ट में जाने वाले पुर्तगाली भी हमारे, सबसे लास्ट में जो भारत से गए थे वो भी पुर्तगाली थे 1961 में। अब बात करते हैं हम पुर्तगाली शासन का पतन। आखिर इनका पतन हुआ क्यों? अच्छा खासा तो चल रहा था, आए, व्यापार करा, फैक्ट्री स्थापित करी, बहुत खजाना लूटा, बहुत व्यापार करा भारत में, भारत की स्त्रियों से शायद वैवाहिक संबंध बना लिए। अब इनका पतन हुआ क्यों? अब आपने पढ़ा होगा, कोई भी चीज हो जितना उसे स्टैब्लिश होने में समय लगता है उतना ही उसे डिक्लाइन होने में। कोई भी चीज ना ही तो एकदम होती है और ना ही जल्दी खत्म हो। आप फॉर एग्जाम्पल, आप आज छोटे हो, कल आप पहले बच्चे थे, आप बड़े हुए, फिर और धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर आप ओल्ड एज में चले जाओ। अब आप बचपन के कपड़े आज पहनने लगो, फिट थोड़ी हो जाएंगे? नहीं।
तो चीजें जैसे ऐसे बढ़ती चली गई, बदलती चली गई। अब जब ये व्यापार कर रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि यूरोप में किसी को खबर नहीं होगी। अभी आप कोई बात बोल दो, एक एग्जाम्पल लेते, मैं आपको समझाती हूँ। अब जहाँ कहीं भी औरतें खड़ी होती है, आप सबको पता होगा चुगलियाँ ही चल रही हूँ, और ये बात जिसकी चुगली चल रही हो ना, उसे पता चल जाए, वो आएगी। या अभी कोई चीज हो रही हो, अभी कोई आपस में कोई बात चल रही हो कि ये चीज वहां बहुत अच्छी मिल रही है, हमें वहां से वो चीज लेके आनी है, तो आप क्या करोगे अगर उसे पता चल गया है दूसरे को? अभी आप दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हो कि मैं ही, अगर आपने कोई प्लान बनाया है कि वहां अच्छे नोट्स मिलते हैं, मैं वहां से खरीद लूंगा और मैं एग्जाम पास कर लूंगा, और ये बात कि तीसरे को पता चल जाए, वो भी कहेगा अच्छा ये प्लान चल रहा है, मैं भी वहीं से खरीदूंगा, ये पेपर पास करना है। सेम वैसे ही जब ये यूरोप में जा रहे थे सामान लेकर, काफी मुनाफा कमा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, जो पता चलता है तो यूरोप के जो और देश थे, डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसी थे, उन्होंने भी आना शुरू कर दिया और अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी, और इनका उससे संघर्ष भी हुआ। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इनके जो पतन शुरू हुआ। भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन ने गिरावट का पहला चरण दिया कि 18वीं शताब्दी तक पुर्तगाल का प्रभुत्व रह गया था। क्यों? क्योंकि डच आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे, फ्रांसीसी आ गए थे, जो एक बहुत ही मजबूत शक्तियां थी, अंग्रेज और फ्रांसी। इनका आपस में झगड़ा, इनका जो आक्रमण, इनमें जो संघर्ष होगा, वो भी हम आगे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो क्षेत्रीय नुकसान, मराठा विस्तार ने साल्सेट और बसीन भी छेड़ लिया। उस टाइम पर छोटे छोटे राज्य भी थे। तो 1739 में क्या होता है, इनसे पुर्तगालियों से जो मराठा थे, मराठा काफी डेवलप थे, उनकी जो युद्ध करने की जो कलाएं थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी, वो बहुत ज्यादा अलग यूनिक थी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, सालसेट और बसीन का क्षेत्र पुर्तगालियों से छीन लिया। क्षेत्रीय शक्ति परिवर्तन, भारत में यूरोपियों के सामने कोई नई नई चुनौतियां आने लगी। चुनौतियां इन द सेंस कि भारत में डच भी आने शुरू हो गए, नई नई राजनीतिक शक्तियां आनी शुरू हो गई। वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा, यूरोप के लोगों का आगमन तेज हो गया क्योंकि उस टाइम डच और ईस्ट इंडिया कंपनी भी आनी शुरू हो गई थी। धार्मिक विरोध भी शुरू हो गए कि मुसलमानों के प्रति इनकी जो बहुत ज्यादा घृणा थी, ये अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इसलिए ही तो इन्होंने इस वैवाहिक संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। व्यापार के साथ साथ इन्होंने अपना धर्म भी फैलाना शुरू कर दिया। प्रशासनिक रिट्रीट, पुर्तगाल ने कैथरीन ऑफ वेग्रेजा की वैवाहिक संधि के माध्यम से, अब आप पढ़ोगे कि इंग्लैंड के एक राजा थे, उनसे पुर्तगाली की रानी थी, उनका विवाह हो जाता है, और दहेज स्वरूप जो उनको बॉम्बे मिलता है, तो ये क्या करते हैं, उस बॉम्बे को अंग्रेजों को बेच देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अंग्रेजों का तो दबदबा बढ़ जाएगा ना, कि इन्होंने दहेज स्वरूप इनको बम्बई मिला, इन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। आज तो कोई आपको कोई चीज दे दे, अगर आप बेच दो, आप नहीं बेचोगे? अगर आपको अभी कोई चीज दे दी जाए, विवाह में दहेज मिल जाए आपकी शादी में, बंदा बहुत बहुत ज्यादा खुश होगा, मुझे तो दहेज मिला है, और दहेज में ऊपर से गाड़ी मिल जाए, गाड़ी के ऊपर रख के 3-4 लाख रुपए कैश भी मिल जाए, आप दोगे किसी को? कभी नहीं दोगे। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेजों को बॉम्बे ही दे दिया, जैसे इन्होंने खरीदा हो कि उन्होंने इसको दिया, इसने उनको दे दिया। तो ये भी कुछ इनके रीजंस थे डिक्लाइन होने। केवल गोवा, दमन और दीव को बहुत कम प्रभाव से है, केवल गोवा और दमन दीव इनके अंडर में रहा। रणनीतिक को सीमाएं थी, यूरोपीय लोगों के बीच पुर्तगालियों के पास प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए संसाधनों और नौसैनिक शक्ति की कमी थी। जो अंग्रेज थे वो बहुत ज्यादा डेवलप थे, उनकी जो नौसैनिक शक्ति थी ना, वो बहुत ज्यादा डेवलप थी, इतनी डेवलप पुर्तगालियों की नहीं थी, तो ये उनमें भी हार गए। अब बात करते हैं जब हमारे यहाँ पुर्तगाली आए, उसके इम्पैक्ट क्या पड़े। अब आप समझते हो, अब आप सोचो, हम हैं या आप हो, आप यूपी से राजस्थान चले जाओ, आप यूपी से लद्दाख चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, जब आप वहाँ कुछ दिन रहोगे, कुछ ना कुछ तो वहाँ की एक्टिविटीज सीखोगे, या जो जहाँ जिस स्टेट से आप गए हो या जो किस देश से दूसरे देश में आते हो, तो कोई चीजें तो आपकी उनके उनके अंदर भी आती हैं। सेम वही, जब पुर्तगाली हमारे यहाँ आए थे तो इनके भी इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि इन्होंने काफी साल हमारे यहाँ शासन किया, और इसकी जो चीजें, इसके प्रभाव था, हमें देखने को मिला कि कैसे पुर्तगाली अपने साथ, पुर्तगाली संस्कृति गोवा में सबसे अधिक दिखाई देती है, क्योंकि इन्होंने वहाँ चर्च वगैरह बनाए। कुछ हमारे यहाँ भाषा में परिवर्तन हुआ। पुर्तगालियों ने अमेरिका से भारत में कई नई फसलें पेश की, जैसे आलू,
टमाटर, मिर्च, काजू, तम्बाकू, ये सब शामिल थे। ये सब हमारे यहाँ पुर्तगालियों की देन थी, जो पुर्तगाल अपने साथ भारत लेके आए थे। प्रिंटिंग प्रेस सबसे इंपॉर्टेंट, पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में जो हमारा पहला प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित किया गया था। आज हम जो न्यूज पढ़ते हैं, जो न्यूज देखते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस थी जहां ये छपते थे, वो हमारा गोवा में था। पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में 1556 ईस्वी में स्थापित किया गया। पुर्तगालियों के आगमन ने समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने में नौसैनिक शक्ति के महत्व को रेखांकित कर दिया। अब जब ये आए थे तो जो बाकी लोग थे वो ये चीज समझ गए थे कि जो नौसैनिक शक्ति है जो वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो महत्व था वो लोग समझने लगे थे, क्योंकि इन्होंने जो शासन, जो भारत पर जो शासन किया, जो भारत आए, वो नौसेना द्वारा ही आए गए थे, क्योंकि वो जल मार्ग द्वारा ही आए गए थे। ये हमने कुछ इनके फैक्ट्रियों के नाम लिखे हैं ताकि आप इसको याद कर सको, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम वाइज लगाइए या फिर कौन सबसे पहले स्टैब्लिश हुई और कौन बाद में स्टैब्लिश हुई। वो आपसे सिर्फ क्रोनोलॉजी या मैचिंग में लगवा लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इनको टेबल में बनाया है कि 1498 से 1961 तक इन्होंने कैसे अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी कालीकट, मालाबार, केरल में 1500 ईस्वी में स्थापित की गई थी। और जो इनकी दूसरी थी कोचीन, वो 1503 में थी। कन्नूर में लगाई 505 में। गोवा में जो स्थापित की गई 1510 ईस्वी में। और जो द्वीप थी वो 1535 ईस्वी। ये हमने कुछ इसके कंपेयर किया है कि कौन पहले आया था कौन नहीं, ताकि आप इसको याद रख सको कि पहले कौन आए थे। पहले डच आए 1498, फिर वो पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर हमारे यहाँ ब्रिटिश आए, फिर फ्रेंच आए, फिर डेनिश आए। आई थिंक डेनिश पहले आए, फिर फ्रेंच आए, डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। अब ये कब किस किस टाइम आए? 1498 में आए, डच 1605 में आए, ब्रिटिश। अब आप कहोगे कि मैम ब्रिटिश जब 1600 ईस्वी में आ गए तो ये तीसरे नंबर पर क्यों है? वो इसीलिए, ब्रिटिश आ तो 1600 ईस्वी में गए थे, लेकिन जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो डचों ने स्थापित की थी 1605 में। लेकिन ये जो करते हैं, इन्होंने क्या किया था, डच लोग आ तो पहले ही गए थे लेकिन इनकी फैक्ट्रियां बाद में स्थापित हुई। लेकिन जो अंग्रेज थे उनकी फैक्ट्री 1600 में स्थापित हो गई थी, लेकिन वो आए बाद में थे। ये आप देखते हो सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे में ब्रिटिश की जो कंपनियां थी, सेटलमेंट थे। और वास्को डी गामा आपने पढ़ा, गोवा, दमन दीव और कोचीन। तो चलिए आज इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं और आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, बहुत मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। इतिहास क्या है? इतिहास एक कहानी ही तो है। आप जितना इतिहास को कहानी की तरह समझोगे आप उतनी जल्दी इसको समझ सकोगे। तो चलिए आज हम अपना सेशन यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डच और ब्रिटिश। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डच और ब्रिटिश, समझेंगे कि वो उन लोगों ने आए, उन लोगों ने अपनी कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित की और अंग्रेजों ने कैसे हमारे यहाँ 16 शताब्दी से 1947 तक शासन किया। ये हम जानेंगे अपनी लास्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।